नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। क्या मदरसे का इस्तेमाल आतंकी साजिश के लिए होता है? क्या मदरसे में बम बनाया जाता है? क्या मदरसा में बम प्लांट किया जाता है? ये सारे सवाल दरअसल बांका के नवटोलिया में मदरसा में जोरदार बम धमाके के बाद उठ रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि मदरसा पूरा धराशायी हो गया। धमाके के बाद मदरसे का इमाम समेत गांव का पुरुष फरार हो गया। बाद में जख्मी इमाम की मौत हो गई और इमाम का शव गांव के बाहर कार में पड़ा मिला। वहीं पुलिस भी जांच के अलावा कुछ भी कहने से बच रही है। बांका में मदरसा में बड़ा बम धमाका। भयानक बम विस्फोट से मदरसा धराशायी। धमाके की तेज आवाज से थर्राया इलाका। तारीख 8 जून मंगलवार, समय सुबह के 8 बजे। जगह नूरी मस्जिद स्थित मदरसा नवटोलिया बांका। बांका के नवटोलिया में आम दिनों की तरह सुबह में लोग अपने घरों के काम में लगे थे कि तभी करीब 8 बजे बम धमाके की तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। बम धमाका नूरी मस्जिद स्थित मदरसा में हुआ था। धमाका इतना तेज था कि मदरसे की छत जमींदोज हो गई और पूरा मदरसा धराशायी हो गया। ग्रामीणों की बात मानी जाए तो यहाँ पे सुबह 8 बजे के आसपास काफी भयंकर विस्फोट हुआ है और धुआं और काला आसमान हो गया था और मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। वहीं धमाके के बाद मदरसा और मस्जिद से जुड़े लोग और गांव के पुरुष फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर बांका एसपी दल बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं एसपी ने भी माना कि ब्लास्ट जोरदार था। हालांकि किन वजहों से ब्लास्ट हुआ इसके बारे में कुछ भी बोलने से बचते दिखे। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाजा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज का है। सर, प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ स्पॉट उस रंग का नजर आ रहा है। अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ये एफएसएल की टीम इस चीज की विशेषज्ञ है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ब्लास्ट है। आप भी देख रहे हैं छत गिरी हुई पूरी हेवी ब्लास्ट है। ये तो कह सकते हैं कि दो तरह की बातें आई। घटना के बाद एफएसएल की टीम भी पहुंची और जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किया। एफएसएल ने धमाके के बाद मलबे से बारूद बरामद किया है। साथ ही धमाके में तबाह हुए बड़े बड़े कंटेनर भी बरामद किए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धति से हर बिंदुओं पर अनुसंधान किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा डॉग स्क्वाड का भी हमने प्रॉपर यूज किया है और जितने भी एविडेंसेज अभी तक कलेक्ट हुए हैं वो फर्दर एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। सैंपल कलेक्ट हुआ है, उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। तो प्रॉपर जब फाइनल टेस्ट होगा उसके बाद एक्चुअल में केमिकल आएगा कि क्या है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके में 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर या बाहर ले जाया गया। जख्मी लोगों में शामिल मदरसा के इमाम की मौत हो गई। वहाँ से हम लोगों ने मिला, एगो हमारा भतीजा का दोस्त है, तो वही बोला जी ऐसे ऐसे वहाँ उन्हें मोबिन छत दब गया है, सो मैंने गंभीर घायल है। अच्छा, तो उसको हॉस्पिटल ले जा रहा है भागलपुर। तो हम लोग मैंने अपना घर से मोटामोटी 25 किलोमीटर दूरी में थे। तो फोन से सुने और हम लोग तो हमारा भतीजा वाला ऐसे ऐसे है, अब चलिए। ये भी बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी नवटोलिया और मजलिसपुर के बीच बालू के अवैध खनन और उसके परिवहन को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 100 से अधिक बम ब्लास्ट और गोलीबारी हुई थी। गांव में मौजूद महिलाओं के मुताबिक किसी ने दुश्मनी में मदरसे में बम रख दिया होगा, जिससे ब्लास्ट हुआ। सुबह के वक्त हम लोग खाना बनाते हैं
उसके बाद 8 बजे के करीब आवाज हुआ, उसके बाद धुआं हो गया, बहुत जोर से बहुत जोर से आवाज हुआ। सुनिए, अब हम लोग का मदरसा 2 महीने से बंद है, अब दुश्मनी से कौन क्या रख दिया हम लोग तो देखे नहीं ना सर। वही आवाज सुनाई पड़ा। अच्छा, बहुत जोर का? हाँ, बहुत जोर से आवाज में सुनाई पड़ा। तो धुआं धुआं, हाँ धुआं, बस हम देखे यहाँ आकर के तो देखे कि गिर गया था। हम लोग सोचे कि काहे गिर गया। बम ब्लास्ट के पीछे का पूरा सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन घटना को लेकर कई सवाल हैं। क्या आरडीएक्स या डायनामाइट से हुआ इतना जोरदार धमाका? क्या आईईडी से हुआ इतना जोर धमाका? क्या मदरसा में बनाया जा रहा था बम? या मदरसा में रची जा रही थी साजिश? क्या मदरसे का है कोई आतंकी कनेक्शन? धमाके के बाद इलाके के पुरुष क्यों हुए फरार? क्या आपसी रंजिश में मदरसा में रखा गया बम? आखिर लोकल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं मिली खबर? जाहिर है इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द पुलिस को तलाशना होगा और बम ब्लास्ट के पीछे का सच सामने लाना होगा। बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हैरानी की बात यह है कि बांका के नवटोलिया मदरसा ब्लास्ट पर जिले के एसपी से लेकर पुलिस मुख्यालय तक कोई भी कुछ ज्यादा बताने को तैयार नहीं है। धमाके के करीब 11 घंटे बीत चुके हैं, इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कई बार फोन करने पर न्यूज़ 18 से बस इतना कहा कि इस पर कल प्रतिक्रिया देंगे। वहीं डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। बांका में मस्जिद में हुई बम ब्लास्ट की घटना निश्चित तौर पर एक दिल दहला देने वाली घटना है। इस घटना में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय का रवैया टाल मटोल वाला रहा। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार को कई बार फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन पर रिस्पांस नहीं दिया, मैसेज पर भी रिस्पांस नहीं दिया। और काफी देर के बाद जब उन्होंने रिस्पांस दिया और न्यूज़ 18 की टीम ने इस मामले में उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तब उन्होंने आज की बजाय कल प्रतिक्रिया देने की बात कही है। हालांकि एसके सिंघल ने इस पूरे मामले में फोन करने पर रिस्पांस दिया और उन्होंने बताया कि इस घटना में एक शख्स की मौत हुई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं, खबर भागलपुर से। भागलपुर में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और करीब आधे किलोमीटर तक पुलिस को खदेड़ा। पुलिस गांव में अतिक्रमण हटाने गई थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और पुलिस को खदेड़ दिया। मोहनपुर गांव में संग्राम सा छिड़ गया है। गुस्से में गांव वाले इतने आग बबूला हो उठे हैं कि अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया है। ये देखिए, गांव वाले पत्थर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो पुलिस वाले जान बचाकर भागे चले जा रहे हैं। कुछ गांव वालों की शिकायत मिलने पर गोराडीह के अंचल अधिकारी के साथ साथ गोराडीह थाने की पुलिस टीम गांव पहुंची। बातों बात में बहस छिड़ गई और अचानक गांव वाले इतने उग्र हो गए कि प्रशासन की टीम पर ही हमला कर दिया। फिर क्या था, पुरुषों के साथ साथ गांव की महिलाएं सड़क पर उतर आईं और एक के बाद एक पत्थर बरसने लगे। करीब आधा किलोमीटर तक खदेड़ने और भगाने का ये दौर चलता रहा। आखिरकार सड़क पर खड़ी गाड़ी पर बैठकर आला अधिकारी मौके से जान बचाकर भागे। कोर्ट से कैदी फरार हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर, दानापुर कोर्ट से 7 कैदी फरार हो गए हैं। हत्या लूट के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस हिरासत से 7 कैदी फरार हो गए, कोर्ट कैंपस से वो भी। अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक कि कोर्ट कैंपस से 7 कैदी फरार हो जाते हैं। पुलिस को चकमा देकर पुलिस हिरासत से फरार हो जाते हैं, वो भी हत्या और लूट जैसे संगीन अपराध के आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो पुलिस हिरासत से कोर्ट कैंपस से फरार हो जाते हैं। पुलिस हिरासत से, पुलिस को चकमा देकर। तो ये बड़ी खबर, दानापुर कोर्ट की यह घटना है। दानापुर कोर्ट से 7 कैदी फरार हो गए, कोर्ट कैंपस से फरार हो गए और हत्या लूट के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट में पेशी होनी थी। बिहार में कल से अनलॉक शुरू हो रहा है। लोगों को कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन अभी भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी ताकि कोरोना पर कंट्रोल रखा जा सके।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ बिहार में अनलॉक शुरू हो गया है। नई गाइडलाइन में लोगों को कई तरह की छूट मिली है। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट कार्यालय खुले रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी। इसके अलावा निजी वाहन चलाने की अनुमति रहेगी। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान जुलाई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, इसलिए लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिस शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5 बजे शाम तक बढ़ेंगी। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी गाड़ियां चलाने की अनुमति रहेगी। ये व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण काफी कम हुआ है और अब कुछ छूट दी जा रही है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके और काम की रफ्तार तेज हो सके। स्वस्थ होने के साथ साथ जनजीवन को सामान्य होना भी आवश्यक है, जिससे जिंदगी की रफ्तार चल सके और उसके कारण कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हो रहे थे। आर्थिक जो चक्र है वो कहीं न कहीं ठहर रहा था, प्रभावित हो रहा था, तो आवश्यक था। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद बिहार में इस साल 5 मई को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हुए। अब सरकार ने 9 जून से कई पाबंदियां हटाई है, लेकिन जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और छूट का गलत फायदा नहीं उठाएं। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है और सबसे बड़ी खबर, परामर्शी समिति में अध्यक्ष सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। पंचायत के मुखिया ही अब पंचायत स्तरीय परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला परिषद परामर्शी समिति के अध्यक्ष जिला पार्षद होंगे। वहीं प्रमुख पंचायत समिति परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे जो समिति प्रमुख हैं। पटना बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए 456 करोड़ रुपए की मंजूरी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्षों की मुराद पूरी कर दी है। अब कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ये जनप्रतिनिधि ही पंचायतों में योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण बैठक की और कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, तो त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया और 16 तारीख से हम क्या तस्वीर देख सकते हैं? देखिए, स्पष्ट है, लोकतंत्र पूरी तरह स्थापित रहे, लोकतंत्र की व्यवस्था बनी रहे। कई पार्टियां ये कह रही थी कि उनका एक्सटेंशन कर दिया जाए। एक माले के साथी ने बड़ा अच्छा कहा कि 12 इन लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो क्योंकि 12 दिन के लिए वो आए हैं, 12 सदस्य हैं, उनको लगता है कि हम 12 साल के लिए जीत के आए हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, लोकतंत्र है, यहाँ कानून बनाने पड़ते। तो बिहार में पंचायतों में कोई कानून नहीं था, तो कैबिनेट के द्वारा पहले इसके कानून के स्वरूप को बनाया गया और ऑर्डिनेंस जारी करके महामहिम से सहमति ली गई। अब दूसरा स्वरूप था कि ये काम कौन देखेगा, तो हम लोगों ने एक स्वरूप बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और पूरी कैबिनेट के सहयोग से। ये सहमति बनी कि जो अभी जो भंग, जब जिस तारीख को 16 को जब भंग होगा, उस दिन जो मुखिया होंगे उसको हम परामर्शी समिति के पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे और जो उप मुखिया होगा उसको हम उपाध्यक्ष बनाएंगे और जो हमारे तमाम वार्ड सदस्य हैं वो उसके सदस्य होंगे और जो पंचायत सचिव है वो उसके सचिव होंगे। तो पंचायतों में जो काम है वो किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, वो सारा अधिकार उनको होगा, वित्तीय से लेकर तमाम जो सामाजिक कार्य है, तमाम जो उनको सुविधा देनी है सरकार की तरफ से, वो सब मिलता रहेगा। पंचायतों में अधिकार पंचायत के मुखिया, वार्ड, जिला परिषद प्रमुख, तमाम लोगों का ध्यान रखते हुए
ये निर्णय लिया गया। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि 16 तारीख के बाद त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप क्या होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। वहीं डॉक्टर्स फॉर यू संस्था की ओर से स्वास्थ्य विभाग को 14 करोड़ का उपकरण सौंपा गया है। उपकरण में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क सौंपे गए हैं, जो कि पीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेज को दिए जाएंगे। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में सभी उपकरण स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के हाथों सौंपा गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इससे सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर्स फॉर यू ये संगठन है जिसने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की सेवा की है और यहां पर 100 बेड लगाए गए थे और इनके द्वारा चिकित्सक उपलब्ध कराए गए थे। आज इसी डॉक्टर्स फॉर यू की जो टीम है, इस टीम के द्वारा बहुत सारे उपयोगी सामग्रियां, उपयोगी उपकरण स्वास्थ्य विभाग को दिए जा रहे हैं, जिनसे हम आगे आने वाले समय में यदि कोरोना से संबंधित या लंग्स से संबंधित कोई कठिनाई परेशानी अस्पतालों के अंदर होती है और जो आवश्यक उपकरण चाहिए वो उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर का 760 पीस है। क्रायोजेनिक सिलेंडर जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये सिलेंडर की कैपेसिटी है कि इसमें 50 डी टाइप सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन रहता है। ऐसे 4 सिलेंडर दिए गए हैं। जो पीपीई किट्स है वो 50,000 पीपीई किट्स दिया गया है। फेस शील्ड 50,000 है। 3 प्लाई मास्क 2 लाख है। सर्जिकल ग्लव्स 10,000 हैं। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने राज्य में महादलित समुदाय की लड़कियों को कथित तौर पर अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कर उनका निकाह कराए जाने के लेकर चिंता जताई है। जनक राम ने इस संबंध में गोपालगंज और जमुई के डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस पूरे मामले पर जनक राम से बात की हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। पिछले कुछ दिनों से बिहार में दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी आगे आई है और खास करके बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम जी, वो इन मुद्दों को लेकर कई बार जिलाधिकारियों को भी पत्र लिख चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो मुद्दे हैं इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और ऐसा क्या हो रहा है कि मंत्री को जिलाधिकारी को पत्र लिखना पड़ रहा है? सबसे पहले हम आपके माध्यम से बिहार प्रदेश के समस्त जनता को और साथ में अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार में मंत्री रहते हुए मैं जिस समाज के परिवार से आता हूं, ये समाज परिवार सरसरी निगाह से सरकार के मुख्य पदों पर बैठे व्यक्तियों की तरफ देखते रहता है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आशा और विश्वास जगी हुई है सरकार के ऊपर। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि अनुसूचित जाति को एक निश्चित करके उसको परेशान करने के नियत से जो इज्जत की रोटी, सम्मान की जिंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन की नारा देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान को तार तार किया जा रहा है। तो मैं इस पद पे बैठ करके मुझे लगा कि जिस समाज को ठेस पहुंच रहा है उस समाज को सुरक्षा, न्याय देना मेरा कर्तव्य बनता है। और मेरी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास हो भी रहा है, आशा भी है, भरोसा भी है। तो ये जैसे मुझे जानकारी मिली अररिया की घटना, पूर्णिया वायसी की घटना, गोपालगंज की घटना, तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है। मैं बहुत आहत हुआ और सीधे वहाँ के आरक्षी अधीक्षक से बात हुई। जो पीड़ित परिवार है वो अपने दुख को मुझे बताया। मुझे लगा कि इसको न्याय नहीं मिल रहा है, तब सीधे सरकार के मंत्री को याद किया है और याद करने के पीछे उसका मानसिकता है कि हम उस परिवार का बेटा हैं और सीधे जुड़े हुए हैं। उसकी उम्मीद है, आशा है। मुझे ये आशा और भरोसा के साथ कहना पड़ रहा है कि बीच बीच में जो समाज को ठेस पहुंचा करके मनोबल को गिराने का प्रयास किया जा रहा था, ये मेरा काम है कि अपने समाज को, दबे कुचले वंचित लोगों को, मनोबल को नहीं गिरने देंगे। मैं जब तक रहूँगा ये समाज को कभी ठेस नहीं आने देंगे। यहाँ जनक राम जी थे जिन्होंने
खास तौर से बेबाकी रूप से ये कहा है कि बिहार में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये जो मामले सामने आ रहे हैं वो हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सत्ता इनके पास है, सरकार इनके पास है, तो साथ साथ कार्रवाई भी इन्हीं को करना है, और खुद इन्होंने जब पत्र लिखा है तब जाकर कहीं ना कहीं लोगों को न्याय भी मिला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।